मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पहले बेसिक, एवरेज और मिसलिनियस टॉपिक। एवरेजेज जो है उनको मेनली 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज और बिजनेस एवरेज, जिसमें ये मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, ये यहाँ पर इसके फॉर्मूले देख लेंगे, बाकी इसमें है नहीं। मीडियन और मोड। मैथमेटिकल एवरेजेज के अंदर अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। क्वाड्रेटिक मीन का मतलब समझिएगा क्या होता है। यहाँ पर इन सब के अंदर क्या होता है, प्लस और माइनस आते से भाई इसमें जैसे माइनस आ जाएगा तो एक वैल्यू बढ़ाएगा तो दूसरा क्या कर देगा, कम कर देगा। जियोमेट्रिक मीन में माइनस आएगा तो पूरी को इक्वेशन को माइनस में कर देगा। हार्मोनिक मीन के अंदर भी माइनस आएगा तो वो क्या करेगा, दूसरे को कम करेगा। तो ये प्लस और माइनस का इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। क्वाड्रेटिक मीन में क्या करते हैं, सारी की सारी जो वैल्यू है उनका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करते से ही क्या हो जाएगा, माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे -2 है और 2 है तो अर्थमेटिक मीन तो -2 और 2 का करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। जबकि क्वाड्रेटिक मीन क्या करेगा, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, ताकि हर वैल्यू का जो क्या रहे, इम्पैक्ट रहे। एवरेज क्या है, एक सिंगल वैल्यू जो सारे को क्या करे, प्रेजेंट करे। तो इस तरीके से ये जो हम रिप्रेजेंटेशन भी इसको कहा जाता है। ऑब्जेक्ट और फंक्शन क्या है, पूरी जो मास डाटा है उन सबको क्या करें, कंडेंस्ड फॉर्म में छोटे फॉर्म के अंदर बता देंगे। भाई 5 10 15 20 25 रन बनाए थे, हमने कहा कि वो एवरेज 20 रन बनाता है। कंपैरिजन के लिए क्लास ए और क्लास बी के जैसे मार्क्स का कंपैरिजन करना है तो एवरेज कैलकुलेट करके कर सकते हो। पूरे ग्रुप को जो वो ये रिप्रेजेंट करेगा। और आगे स्टेट्स में और एनालिसिस के लिए या फॉर्मूल पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जो काम आएगा। जैसे अपन कहते हैं कि दिन में जो भारत के अंदर दिन में कितने 21 रुपये कमाता है वो क्या है, अमीर है, मतलब कि वो बीपीएल उसका नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज के हिसाब से। क्लियर है। एसओ वगैरह की भर्ती आती है तो उनका काम यही होता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वगैरह जो भी बनते हैं जैसे, उन सब का काम यही है कि इनको क्या करना, ये जो डाटा है उनको क्या करना, एनालिसिस करना। एक आइडियल एवरेज किसे कहा जाएगा, तो देखो जो जो हमने डीमेरिट्स पढ़े थे ना और जो मेरिट्स पढ़े थे उसी के हिसाब से सबसे पहले तो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंज होता रहे। दूसरा क्या हो, वो सारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड हो, मतलब कि मीडियन और मोड के जैसा नहीं हो। इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, आसानी से कैलकुलेट करने हो, जैसा कि जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जैसा हार्ड नहीं हो। इट शुड बी इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो ये तो मैथमेटिकल जो है, जो मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक तरीके से कैलकुलेट होंगे उनके एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होंगे। और समझने में आसानी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, मतलब कि जैसे सैंपल साइज 10 की जगह 15 कर दिए तो ये एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन से, मीडियन और मोड, और उसमें भी सबसे बेस्ट अगर कहें तो मीडियम। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द एब्सोल्यूट फिगर। एब्सोल्यूट फिगर मतलब कि जैसे ऑब्जर्वेशन आपके एक्स जो है वो केजी में है तो आपका जो सेंट्रल वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी क्या हो, केजी में हो। अगर आपके एक्स जो है वो मार्क्स है तो आपका जो सेंट्रल वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज जो कैलकुलेट कर रहे हो वो भी क्या हो, मार्क्स हो। अगर वो रन है तो वो भी क्या हो, रन हो। क्लियर है। मीडियन सबसे पहले, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हो गया। इसके बाद में इसमें अपन ने ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ ही रखे हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको आएगा नहीं। एवरेजेज ऑफ पोजीशन नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू से, और सिग्मा करोगे अगर आप साइन इग्नोर करके एक्स माइनस एम का तो मिनिमम होगा। इस वजह से मीन डेविएशन में मीडियन को कैलकुलेट यूज करना ज़्यादा सबसे बेहतर माना जाता है। और कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ आइटम आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिवली। अगर क्वांटिटेटिवली नहीं है, सिर्फ क्वालिटेटिव है तो भी ये कैलकुलेट हो सकता है। सिंपल है, इजी है। इरेगुलर या ओपन एंड क्लास है तो भी कर सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, क्वालिटेटिव डाटा में काम आता है। सिर्फ इंस्पेक्शन या देखने से पता चल जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से पॉसिबल है, ऑल वैल्यू की जरूरत भी नहीं है और रिजिडली डिफाइंड है। क्लियर है। बाकी जैसे क्वेश्चन जो है ना वो फिर आपको अब जो है इतना होना चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कहा कि एक्स के अंदर सारी के अंदर एक एक वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो वो फिर आपका कॉमन सेंस है। और वो अब अपने हिसाब से इतना जो वो पढ़ चुके हैं कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। क्लियर है। बाकी ऐसी प्रॉपर्टीज अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन सकती है, लेकिन वो ऐसा है कि आप सिचुएशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे
वो आप वहां पर सिचुएशन बना के भी पता कर सकते हैं, है ना। या फिर आप आराम से सोचोगे और इसके बारे में इतना पढ़ चुके हैं कि अब किसी के बारे में भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, डीमेरिट्स में क्या, सबसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट है नहीं, और टोटल वैल्यू जो वो अपन भी पता नहीं कर सकते। टोटल वैल्यू किस में पता कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन में। अजम्पशन जो है वो ये मानते हैं कि जैसे 10 से 20 के बीच में जो यूनिफॉर्मली फ्रीक्वेंसी है, तो हो सकता है कि भाई सारी वैल्यू 11 11 11 हो तो भी वो 10 और 20 के बीच में आएगा, लेकिन ये मानता है कि 10 से 20 के बीच में आराम फैली हुई है आराम से। इस वजह से इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू को नेग्लेक्ट करता है। जहाँ क्वालिटेटिव डाटा हो वहां पर ये ज्यादा काम का है। ठीक है, इट इज आल्सो यूज इन केस, और जहां पर हमें एक्सट्रीम वैल्यू को इग्नोर करना है वहां भी ये काम का है। इसके जैसे जैसे क्वार्टाइल है, क्वांटाइल है, ऑक्टाइल है, डेसाइल है और परसेंटाइल है। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट मोड कंप्यूटेशन। ये बाय इंस्पेक्शन आप आराम से कर सकते हो। इंडिविजुअल डिस्क्रीट के अंदर, कंटिन्यूस के अंदर जो वो क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला लग जाएगा L1 प्लस। अब जैसे ये कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी आपकी थी मान लीजिए 20 और 30, और आपका जेड आ गया 32, तो वो तो 20 और 30 के बीच में है ही नहीं, या फिर आ गया 18। तो अगर ये जो आप कैलकुलेट करते हो वो मॉडल क्लास से बाहर चला जाए तो आप इसकी बजाय क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला जो वो इस्तेमाल करोगे। क्लियर है, ये दूसरा वाला फॉर्मूला जो वो इस्तेमाल करोगे। और ये तो है अगर आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, और ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो उस केस के अंदर जो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड, मोड जो है वो एवरेज ऑफ लोकेशन है, और एक्सट्रीम वैल्यू से ये भी कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जहाँ है वो है हमारा मोड, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो अपन देख के भी पता कर सकते हैं। सिंपल है, ये वगैरह वगैरह लिस्ट यूजफुल है। और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसके पॉसिबल नहीं है, सारी वैल्यू भी नहीं चाहिए, और टोटल वैल्यू पता नहीं कर सकते। इसका जो रेडीमेड गारमेंट हो गया, बिजनेस हो गया, शू साइज वगैरह हो गया, बिजनेस के अंदर एस्टिमेट करना जैसे कि भाई आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो कि 70% प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा चांस है कि बारिश होगी, इस वजह से हम कहते हैं कि बारिश होगी। तो ये वेदर फोरकास्टिंग वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मोड के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। अर्थमेटिक मीन सिंपल से इसके फॉर्मूले हैं, और मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके पढ़े हुए हैं अच्छे से। इसके बाद में है जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनको तो पूरा अच्छे से पढ़ ही रखा है वैसे ही। इसके बाद में ये एक दो क्वाड्रेटिक मीन और इनको देखना है। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड और मीडियन, ये अभी देखा। हाँ, क्वाड्रेटिक मीन ये क्या होता है, जैसे कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो और कुछ वैल्यू नेगेटिव हो, तो सबका क्या कर दो, पहले स्क्वायर कर दो, फिर उनका टोटल करके डिवाइड बाय n, और फिर वापस अंडर रूट कर दो। वापस अंडर रूट क्यों करोगे, पहले स्क्वायर किया तो वापस क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक मीन। और बिजनेस एवरेजेज के अंदर है मूविंग एवरेज, इनके नाम से ही पता चलेगा, देखो मूविंग, प्रोग्रेसिंग और कंपोजिट मीन। कंपोजिट मीन तो वैसे अलग है, इन दोनों को देख लीजिए। मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 ईयर मूविंग, 4 ईयर। 3 ईयर मतलब कि पहला दूसरा तीसरा साल डिवाइड बाय 3, फिर दूसरा तीसरा चौथा डिवाइड बाय 3, फिर तीसरा चौथा पांचवा और डिवाइड बाय 3, फिर चौथा पांचवा छठा डिवाइड बाय 3। ये क्या है, 3 ईयर मूविंग एवरेज। 4 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है तो पहला साल का डाटा, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे का डिवाइड बाय 4, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, फिर तीसरे चौथे पांचवे छठे डिवाइड बाय 4 करते जाएंगे। वहीं पर प्रोग्रेसिव जो है वो सिंपल सा सीधा सीधा चलता है कि पहले पहला साल डिवाइड बाय 1, फिर पहला दूसरा डिवाइड बाय 2, फिर पहला दूसरा तीसरा डिवाइड बाय 3, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा डिवाइड बाय 4। क्लियर है। और कंपोजिट मीन का तो मतलब क्या, ये नॉर्मली अपन जो कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं ना, वही है। जैसे कि लिखा है क्वेश्चन, इस तरीके से लिखा है कि भाई हमने एक एवरेज कैलकुलेट किया, पहले 7 दिन का जो एवरेज था, सॉरी पहले 7 मंथ का जो एवरेज था वो था 10,000,
पर मंथ था, और फिर नेक्स्ट 5 मंथ जो एवरेज सैलरी थी वो कितनी थी, 12,000 पर मंथ। तो आपको पूछा कि बताओ टोटल जो वो आपकी एवरेज सैलरी कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 7 × 10,000 थे और 5 × 12,000 थे, डिवाइड बाय 12, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट अर्थमेटिक मीन। क्लियर है। तो ये क्या कहता है कि भाई कंपोजिट के अंदर क्या कहते हैं, जैसे पहला ये नॉर्मली जो है कंबाइंड मीन के जैसा है, लेकिन इसके अंदर जब कब कैलकुलेट करते हैं इसमें थोड़ा सा एक चेंज ये है, अर्थमेटिक मीन ऑफ डिफरेंट मीन इज कॉल्ड कंपोजिट एवरेज मीन। यहाँ पर तो जैसे अपन ने क्या किया 7 और 5 के लिए, जबकि ऐसा ना हो कि ऐसा होता कि कंपोजिट एवरेज जैसे एक जो है वो एवरेज है 7, एक एवरेज 8, एक एवरेज 9, एक एवरेज 11, इन एवरेजेज का अगर आप एवरेजेज ले लो ना तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कंपोजिट मीन हो जाएगा। क्लियर है। बाकी अगर इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो उस केस के अंदर ये करना पड़ेगा आपको, 7 महीने और 5 महीने तो इस तरीके से, बाकी सीधा सिंपल सा इनका अर्थमेटिक मीन जो है उसके हिसाब से आप करो। क्लियर है भाई। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरी तरीके से कर सकते हो क्या भाई, इसमें कोई डाउट रहेगा क्या। एक दो वर्ड है जो आप एमसीक्यू जब करोगे तो उसमें आपके डाउट आ सकते हैं, वो मैं पहले ही बता देता हूँ। मीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू वैल्यूज आर 10 and 8। कैलकुलेट क्या करना है, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है या किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखो भाई, अपने को इसके अंदर जो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन होना कैलकुलेशन आसानी से रहे, इस वजह से आप इनमें क्या कीजिएगा, जो आपके ऑप्शन हो ना वो लेके चलिएगा। कैसे, अब ये वाला जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि जिसके अंदर क्या दे रखा है कि भाई एम जो है वो कितना है 10 है, और जीएम जो है वो कितना है आपका 8 है। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करो। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑप्शन देखोगे ए बी सी और डी, ऑप्शन के हिसाब से करोगे ना तो ज्यादा आसानी होगी। समझिएगा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 4, 7, 8, 11, इनका जीएम कैलकुलेट करो, वैसे इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीएम कैलकुलेट करो तो भाई इन चार का गुणा करके अंडर रूट करना अपने लिए भारी पड़ सकता है, 4, 7, 8 और 11 का गुणा करके इनका अंडर रूट करना भारी पड़ सकता है। लेकिन अपने को ये पता है कि 4 × 7 × 8 × 11 बराबर जो है यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी जीएम जो भी आएगा, जीएम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ जो वैल्यू है उनका आप 4 बार गुणा कर करके देख लेंगे, जिसके नजदीक जो इसके बराबर आ जाएगा वो कैलकुलेट होगा। यहाँ पर ऑप्शन बताइए भाई, ऑप्शन क्या क्या है इन वैल्यू के लिए, ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन नहीं है, वैल्यू कितनी है, 2 है या ऐसा कुछ दे रखा है। हम्म, अच्छा 2 वैल्यू है। तो फिर तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 जब करते हैं तो कितना आता है, 10 आता है। ए इंटू बी की पावर 1/2 करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। तो ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 8
64, ये इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 इंटू 8 24। फिर जो है वो ए की इसी को भी कैलकुलेट कर दो, जैसे ए को कैलकुलेट करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 डिवाइड बाय बी। फिर जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर दो, देखो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 10 है, तो आप ये भी लिख सकते हो ए प्लस बी बराबर 20। अब ए की जगह क्या लिख सकते हो 64 डिवाइड बाई बी प्लस बी बराबर 20। हम्म, ये हो जाएगा बी, ये 64 और ये जो है वो बी इंटू बी, बी का स्क्वायर बराबर 20, ये यहाँ से हटा के ये 20 बी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64। अब जो है 20 के कोई ऐसे दो टुकड़े जिनको जोड़ने पर 20 बने और गुणा करने पर 64 बने, ऐसा कौन सा हो सकता है? 20 के ऐसे दो टुकड़े जो जोड़ने पर तो 20 बने और गुणा करने पर 64 बने, तो वो यहाँ से ही बता रहे हैं भाई 16 और 4 ही होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 16 बी माइनस 4 बी प्लस 64। ये में क्या कर दो बी कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा बी माइनस 16 और यहाँ क्या कर दो -4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा -4 कॉमन ले लो तो बी, ये माइनस आ जाएगा अंदर 64 डिवाइड बाई 4 -16। तो दो इक्वेशन आ जाएगी, एक तो आपकी b-4 और एक आ जाएगी b-16। तो एक तो आ जाएगा आपका b इज इक्वल टू 4 और एक आ जाएगा b इज इक्वल टू 16। क्लियर है? बाकी आपको इतना जो वो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, इतना करो, उसकी बजाय क्या कीजिएगा सीधा जो ऑप्शन दे रखे हो ना उस ऑप्शन से आप जो वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही बात बता रहे हो भाई करमवीर, सही बता रहे हो। कर लोगे भाई यहाँ तक? तो कल जो है वो अपना रिवीजन रखिएगा और कल क्लास नहीं रहेगी, परसों जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट रहेगा और नेक्स्ट संडे के जो है आपका टेस्ट का टॉपिक एक इस टेस्ट का तो जो रहेगा वो जो रहेगा ही, उसके अलावा जो आपका एक अकाउंट का भी टेस्ट रहेगा जिसके अंदर जो वो कौन सा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, इसका जो है वो आपका टेस्ट रहेगा। क्लियर है? तो ये नेक्स्ट संडे तक ये दो जो इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा और इस संडे को जो आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट संडे को एक तो ये अकाउंट का रहेगा और उसके अलावा जो आपका एक टेस्ट और रहेगा वो किसका रहेगा स्टैट्स का रहेगा, जिसमें नेक्स्ट वीक में जो भी होंगे जैसे एक तो डिस्पर्सन हो जाएगा, स्क्यूनेस मोमेंट वगैरह, ये छोटे छोटे जो है वो कोटोसिस वगैरह इनका टेस्ट रहेगा, वो जो जितने होते हैं उसके हिसाब से। क्लियर है? तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। और टेक्स्ट भी शुरू हो चुकी है तो आप वो भी जो कंटिन्यूस देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, है ना।